हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज है 13 सितंबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि हाल ही में जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ये शुरू किया गया रशिया में। अभी हाल ही में असम में भारत की पहली बैम्बू बेस बायो रिफाइनरी स्थापित की गई। कल से मतलब इसकी स्थापना की जानी है 14 सितंबर से। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कैटेगरी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर टॉप पर है। चर्चे में रही हिल्सा मछली का संबंध है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। पूरी तरीके से सिरेमिक कचरे से बना दुनिया का ये जो पहला पार्क है जिसका नाम है अनोखी दुनिया, बुलंदशहर यूपी में बनाया गया है। फ्लेमिंगो नाम का अपना पहला लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है यूक्रेन ने। और अभी हाल ही में चेन्नई में दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंगा है जो कि ये खोजा गया है। इसके अलावा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया। रिसेंटली ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने हैं लेरी एलिसन। और भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव ये साल दिसंबर के महीने में अरुणाचल प्रदेश होस्ट करने जा रहा है। तो सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। किस देश में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन में आपको जो कंट्री दिख रही है सभी अफ्रीकी कंट्री हैं, जिसमें से आंसर आपका हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया में अभी हाल ही में ऑफिशियली रूप से आप कह सकते हैं GERD यानी कि ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम, इसके निर्माण कार्य को कंप्लीट घोषित कर दिया गया है। और ये अफ्रीका का सबसे विशाल जल विद्युत परियोजना है जिसे लेकर के इथियोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में कूटनीतिक विवाद चलता आ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि किसी नदी को लेकर के ये ऐसा पहला जल विवाद हम देख रहे हैं। भारत में भी हम देखते हैं सिंधु जल समझौता इसीलिए तो हुआ है। वैसे भारत में राज्यों के बीच भी किसी नदी को लेकर के विवाद है, जैसे कि कावेरी नदी को लेकर के जो आप समझौता देखते हैं, कावेरी नदी विवाद पढ़ते हैं ना, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच में है। तो कुछ इसी तरीके से नील नदी पर बनने वाला ये जो डैम है इसे लेकर के पड़ोसी सूडान और इजिप्ट ने आपत्ति जताई, यानी कि कूटनीतिक विवाद इन देशों के बीच चलता आ रहा है। इस डैम के या इस प्रोजेक्ट के बारे में यदि हम बात करें, GERD इसकी फुल फॉर्म यहां पर मैंने मेंशन करी है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम। ये बांध ब्लू नील नदी पर है। देखिए यहाँ ब्लू भी लिखा है, यहाँ नील भी लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका, अभी समझाती हूँ। इसका जो निर्माण है इथियोपिया के बेनेशांकुल गुमुश क्षेत्र में किया गया है। अब ये क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो सबसे पहले आप इथियोपिया को मैप के थ्रू देखें। ये अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, आपको कई बार मैंने बताया ये आपका कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आपकी 4 कंट्री आती हैं, जिसमें कि आपका इथियोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है। ठीक है, इरिट्रिया ऊपर में है, ये सोमालिया वाला क्षेत्र है। ये 4 मेंबर कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका की। तो ये है इथियोपिया, जिसकी कैपिटल ऊपर में आप देख पा रहे हैं अदिस अबाबा, करेंसी इथियोपियन बिर। यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली है। यहाँ पर जिस क्षेत्र का भी मैंने डिस्कशन किया है बेनीशांगुल गुमुज एरिया, तो बेनीशांगुल गुमुज एरिया ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर आपका सूडान है और इसके ऊपर में यदि आप देखेंगे तो इजिप्ट लग जाता है। अभी जिस कंट्री का मैंने डिस्कशन किया ना, सूडान और इजिप्ट। अब सूडान इजिप्ट को क्यों इसमें दिक्कत हो रही है समझिएगा। सबसे पहले यदि मैं नील नदी के बारे में ही आप लोगों से डिस्कशन कर लेती हूँ, एकदम बेसिक स्टैटिक जीके के फैक्टर रिलेट करके बता रही हूँ। देखिए जो नील नदी आप पढ़ते हैं ना, ये शुरू से ही नील नदी नहीं है। ये जो आप देख पा रहे हैं युगांडा के पास ये है लेक विक्टोरिया। और इस लेक विक्टोरिया से किस नदी का उद्गम होता है, यहां से निकलती है आपकी व्हाइट नील। कौन सी नील निकलेगी, ये आपकी निकलेगी व्हाइट नील। फिर इसके अलावा थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये इथियोपिया आप देख पा रहे हैं। इथियोपिया के ताना झील से निकलती है आपकी ब्लू नील। यहां मैंने ब्लू बस लिख दिया है। और यहां से व्हाइट नील निकल रही, यहां से ब्लू नील निकल रही है। और ये सूडान की कैपिटल खार्तूम के पास मिलती है, तब इसे कहा जाता है नील नदी। समझ गए, नील रिवर ये तभी से कहलाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यहां से बहते हुए जाएगी, इजिप्ट भी ये क्रॉस करेगी। और इजिप्ट में इसी नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है आसवन बांध। और फिर अंत में जाकर के ऊपर में आप जो मेडिटेरियन सी देख रहे हैं, भूमध्य सागर, यहां जाकर के गिर जाती है। तो अभी इस पर जो बांध बनकर के कंप्लीट हुआ है ये है
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना जो कि इथियोपिया में बना है, इसकी नींव 2011 में रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य अभी जुलाई 2025 में कंप्लीट हो चुका है। बांध की ऊंचाई 145 मीटर है, लंबाई है करीब 1800 मीटर। इसके अलावा इस बांध का जलाशय यानी कि कितना पानी स्टोर कर सकता है अपने अंदर, लिखा हुआ है 74 यानी कि 74 अरब घन मीटर। तो ये परियोजना 6500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। यहां से हमने मैप के थ्रू इथियोपिया को भी देख लिया, सूडान, इजिप्ट को भी देख लिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया। अब रह जाता है यहाँ से ऑप्शंस, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे, ये सभी अफ्रीकी कंट्री है। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने जा रहा है। इजिप्ट को ना लास्ट ईयर ही डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ये शायद अक्टूबर नवंबर के आसपास की बात है, हाँ अक्टूबर 2024 में इजिप्ट को डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया था। ये आप रिलेट कर सकते हैं। जिम्बाब्वे से एक नाम रिलेट करेंगे, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री का। ये कौन है? तो क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, जिनका संबंध जिम्बाब्वे से है। अच्छा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि मैं हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में ज्यादा समय लेती हूँ। देखिए, मोस्टली ऐसा होता है कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं हमेशा ही इंटरनेशनल न्यूज का ऐड करती हूँ। तो इंटरनेशनल न्यूज में यदि कोई कंट्री चर्चे में है तो उसके सारे फैक्ट्स, चाहे वह जीके के हों चाहे मैपिंग के हों, ये डिटेल में कवर करना पड़ता है। इसलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ही इंपॉर्टेंट ऐड करती हूँ। हालांकि इंपॉर्टेंट आगे भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैप के थ्रू चीजों को समझना आसान हो जाता है, इसलिए मैपिंग वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही ऐड करना प्रेफर करती हूँ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्रीनिवास एजेंती को, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। श्रीनिवास एजेंती जो कि 1983 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनके पास विनियमन, शासन, वित्तीय सेवाओं में 40 साल, यहाँ लिखा हुआ 4 दशक यानी कि वही 4 डिकेड से अधिक का एक्सपीरियंस है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का फॉर्मेशन ईयर 1992 है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अलावा आपका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर आप मुंबई महाराष्ट्र में पढ़ते हैं। ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन है। यूपीएससी के हेड अजय कुमार बनाए गए थे। यहाँ पर कुछ अपॉइंटमेंट की यदि मैं बात करूं तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार, प्रेटोरिया कैपिटल्स के सौरभ गांगुली, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य को बनाया गया। मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह ये दूसरे हैं और यूपीएससी वाले अजय सिंह दूसरे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। दिल्ली पुलिस के न्यायायुक्त सतीश गोलचा, टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा, भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल, गिफ्ट सिटी के सीईओ संजय कौल, रॉ के हमने देखा, रेलवे बोर्ड का सतीश कुमार हम देख चुके। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की विजया किशोर, 52वें मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, इसरो के प्रमुख वी नारायण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव निधि तिवारी, यूपीएससी के हमने देखा आईबी के तपन डेका, डीआरडीओ के समीर कामत, 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीएजी बनी है टीसीए कल्याणी, एनएचपीसी लिमिटेड के सीएमडी भूपेंद्र गुप्ता बने हैं। सवाल तीसरा है, किसे विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 ये चुनी गई है तेजस्वी मनोज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 2025 किड ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा भारतीय अमेरिकी किशोरी तेजस्वी मनोज को चुन लिया गया है। इन्होंने क्या ऐसा काम किया है? तो देखिए, इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी पहचानने और उससे बचने में मदद करने के लिए शील्ड सीनियर्स नाम की एक वेबसाइट विकसित की थी, जिसके लिए रिसेंटली टाइम मैगजीन ने अपनी इस प्रतिष्ठित लिस्ट में इनका नाम शामिल किया है। यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की, देखिए जो वैभव सूर्यवंशी हैं, ये तो बिहार से बिलोंग करते हैं। इनका नाम इस साल हमने इसलिए पढ़ा था क्योंकि आईपीएल के इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे, जिन्हें 13 वर्ष की उम्र में खरीदा गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 1.1 करोड़ रुपीस में। डी गुकेश जो है, ये दिसंबर 2024 में 18 वर्ष की उम्र में शतरंज वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले, यानी कि इतने कम उम्र में शतरंज चैंपियन ये बने थे, और ऐसा पहले भारतीय जिन्होंने इतने कम उम्र में उपलब्धि हासिल करी, ये बने डी गुकेश। अनीश सरकार का करंट अफेयर यदि हम रिलेट करें तो नवंबर 2024 का ये करंट अफेयर है। अनीश सरकार मात्र 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी बने थे। सवाल चौथा है,
जोनास गहर स्ट्रोयर ये भी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो ये भी हाल ही में यूरोपियन कंट्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। अब आप नॉर्वे को मैप के थ्रू देख सकते हैं। नॉर्वे जिसकी कैपिटल ओस्लो, करेंसी क्रोन, लैंग्वेज है नॉर्वेजियन, हेराल्ड भी यहाँ के राजा हैं और प्रधानमंत्री अभी रिसेंटली बन गए हैं। नॉर्वे को मैप के थ्रू देखेंगे तो यूरोप में कुछ यहाँ पर है। इस साल जारी किए गए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर नामक संस्था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से रिलीज करती है। अब आप लोगों को से एक सवाल है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया की क्या रैंकिंग है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हालिया अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर की यदि बात की जाए तो देखिए कनाडा के मार्क कानी है, फ्रांस के सेबेस्टियन लेकोर्नु, थाईलैंड के अनुतिन चार्नविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगेनेन, यूक्रेन के यूलिया स्वीरेडेंको, यूके की कीरा स्टारमर, नीदरलैंड के डिक्शूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोप के, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रसिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका की हरनिया मरसूरिया, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के वाटर डी वेबर, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिफरेंट बट नो लेस ये किताब लिखी गई? तो ये लिखी गई है अनुपम खेर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये किताब के राइटर तो अनुपम खेर है। ये किताब तन्वी द ग्रेट फिल्म के निर्माण में इनके संघर्षों के बारे में बताती है। हालिया रिलीज किताबों की यदि हम बात करें, 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता हार्ट लैम्प के लिए बानू मुस्ताक ने। इसके पहले 2024 में जेनी एरपनबेक ने कैरोस के लिए जीता था। 2023 में जॉर्जिया गोस्पदनेव ने टाइम शेल्टर के लिए जीता था। 2022 में गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सैंडी के लिए जीता था। रिसेंटली मदर मैरी कम्स टू मी किताब अरुंधति रॉय ने लिखी है। इन प्रेज ऑफ कॉलनेस पॉलिटिक्स किताब लिखी है मनोज के झा ने। MS स्वामीनाथन टाइटल से किताब प्रेमवदा जयकुमार ने लिखी है। वुमन लाइफ फ्रीडम किताब है मरजाने सत्रापी की। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन की। अ डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ पूजा पुजारा की। विनर माइंडसेट है शेन वॉटसन की। वाई भारत मैटर है जयशंकर की। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो है PS रमन की। 12 फेल अनुराग पाठक की। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी है MM नरवणे की। नाइफ हो जाएगी सलमान रशदी की। सवाल छठवा है, किस देश में आयोजित होने वाले महिला वर्ल्ड कप 2025 के लिए ICC ने विल टू विन कैंपेन की शुरुआत करी? तो आप सभी को मालूम है भारत इसमें इस साल का जो ICC वुमेन वर्ल्ड कप है ये होस्ट करने जा रहा है। इसमें सह संयोजक जो देश है ये श्रीलंका है, जिसके लिए ICC ने एक कैंपेन की शुरुआत की जिसका नाम है विल टू विन। इस मैच का जो उद्घाटन होगा ये भारत और श्रीलंका के मैच से होगा 30 सितंबर को गुवाहाटी में। फाइनल मैच 2 नवंबर को खेला जाएगा। अब ये एडिशन इसका 13वां है। इसके पहले भारत ने 2013 में इसकी मेजबानी करी थी। ICC का फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में इसी महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच और ऊंचाई देने की दिशा में ICC ने गूगल के साथ साझेदारी की है। संजोग गुप्ता जो है ICC के CEO बने हैं। इस साल साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता है भारत। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 7वां सवाल है, किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी संग्रहालय, डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम है आदि संस्कृति, ये लॉन्च किया गया? आंसर इसका हो जाएगा राजधानी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि संस्कृति का बीटा एडिशन लॉन्च कर दिया है, जो एक डिजिटल शिक्षण मंच है, एक ऑनलाइन शिक्षण मंच आप इसे कह सकते हैं, जिसका पर्पस है आदिवासी कला रूपों को संरक्षित करना, इनका कंजर्वेशन करना, आजीविका के अवसर पैदा करना और आदिवासी समुदायों को दुनिया से कनेक्ट करना। यदि बात की जाए दिल्ली की, तो रेखा गुप्ता वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री का पदभार संभाली हुई हैं। क्लाउड शीडिंग यहाँ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए शुरू की गई थी। इसके अलावा देश का पहला ई-वेस्ट इको पार्क यहीं स्थापित किया गया। देश की पहली स्वदेशी MRI मशीन यहाँ स्थापित होनी है। पटना में हमने देखा है बापू टावर, वाराणसी में हमने देखा पहला हिंदी संग्रहालय, भोपाल में है कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। पहले इसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था।
एक और सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जनजातीय मामलों का मंत्रालय संभाल कौन रहे हैं? यहाँ पर कुछ शहरों के एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने ऐड किए हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में उद्घाटन किया गया। पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में। पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक हैदराबाद में। सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में, जिसका नाम सर्ववेद है। सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती है। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ। पहली नाइट सफारी लखनऊ में। पहला ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में। पहली सोलर सिटी सांची है। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। पहला बेगर फ्री सिटी इंदौर। पहली वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर है। पहला गोल्ड एडीएम हैदराबाद में। पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में। पहला हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई में। पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में। नेक्स्ट यदि हम चले, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम जेयर बोल्सोनारो है, इन्हें लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश के आरोप में 27 यानी कि 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो ये है ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जिन्हें अभी हाल ही में 27 वर्ष से अधिक का कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। अभी वैसे हम बात करें ना ब्राजील की, तो ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, साउथ अमेरिका की सभी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ इक्वाडोर और केवल चिली को छोड़कर। कैपिटल ब्राजीलिया, करेंसी रियल, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। लूला दी सिल्वा यहाँ के हो जाएंगे राष्ट्रपति। 7 सितंबर को इसने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ब्रिक्स समिट 2025 इसने होस्ट करी। इस साल का कोप 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो जलवायु परिवर्तन समिट है, ये होस्ट करने जा रहा है। 2024 का जो G20 समिट था, ये भी ब्राजील ने होस्ट किया। अगला सवाल है, IIM अहमदाबाद यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस यानी कि भारत के बाहर अपना पहला कैंपस किस शहर में खोला है? तो ये इसने खोला है UAE के शहर दुबई में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, बाप रे इतना लंबा नाम है, कैसे ये याद रखते होंगे, या इन्हें कोई बुलाता होगा तो कैसे बुलाता होगा। खैर, तो इनके साथ साथ भारत के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में IIM अहमदाबाद के पहले इंटरनेशनल कैंपस का उद्घाटन कर दिया है। अब यहां से मैं अदर ऑप्शन की बात करूं यदि, तो अबू धाबी में जो IIT दिल्ली है, इसने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। जंजीबार तंजानिया में जो IIT मद्रास है, इसने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया है। जबकि सिंगापुर में जो HDFC बैंक है ना, इसने भारत के बाहर अपना पहला ब्रांच ओपन किया। तो देखिए, जैसा क्वेश्चन था सेम उसी के अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शंस भी ऐड किए हैं ताकि मिलते जुलते फैक्ट्स आपको रिलेट करके बता सकूं। 10वां सवाल है, महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी तक आप पढ़ रहे थे CP राधाकृष्णन, लेकिन CP राधाकृष्णन अब देश के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद से महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद खाली था, जो कि अब संभाल लिया है आचार्य देवव्रत ने, जो कि गुजरात के राज्यपाल है। तो क्या ये गुजरात के राज्यपाल रहते रहते महाराष्ट्र के भी राज्यपाल का पदभार संभाल सकते हैं? बिल्कुल संभाल सकते हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ये है 7वां संविधान संशोधन 1956 1956। इसके तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। जैसे कि जो अजय कुमार भल्ला है, वैसे तो ये आप मणिपुर के राज्यपाल पढ़ते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ था। आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। अब देखिए, यहाँ पर एक स्लाइड मैंने ऐड करी है, जिसमें कि आप एक तरफ राज्य और उनसे संबंधित राज्यपालों का नाम देख सकते हैं। मैं कहूंगी केवल आप उन राज्यपालों पर फोकस करें जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है। तभी भी एक बार मैं सभी राज्य और उनके राज्यपालों का नाम आपको पढ़ करके बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश के KT पटनायक, त्रिपुरा के इंद्रसेना रेड्डी, नागालैंड के अजय कुमार भल्ला है, मणिपुर की भी अजय कुमार भल्ला। जैसा कि मैंने बताया, 2 राज्यों के सेम हैं अभी। मिजोरम के VK सिंह, हिमाचल के शिव प्रताप शुक्ल, उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, पंजाब के गुलाब चंद, हरियाणा के असीम घोष हाल ही में बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन, कर्नाटक के थावर चंद गहलोत, गोवा के अशोक गजपति राजू हाल ही में बने हैं, केरला के राजेंद्र विश्वनाथ, तमिलनाडु के RN रवि, आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर, तेलंगाना के जिष्णुदेव वर्मा, ओडिशा के हरिबाबू कंबलपति, मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल, छत्तीसगढ़ के रमन डेका, राजस्थान के हरिभाऊ बागड़े, गुजरात महाराष्ट्र के अब सेम है आचार्य देवव्रत, मेघालय के CH विजय शंकर, सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, झारखंड के संतोष गंगवार, पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस, असम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अगला सवाल है,
उत्तराखंड में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस बैंक ने 126 मिलियन डॉलर से अधिक के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता भी हाल ही में भारत और एडीबी के बीच किया गया है, एशियाई विकास बैंक के बीच। उत्तराखंड में सतत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये डील है। इसका पर्पस है बेहतर टूरिज्म योजना, उन्नत बुनियादी ढांचा, स्वच्छता और अपशिष्ट तथा आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से 87,000 से अधिक निवासियों और 27 लाख से अधिक वार्षिक आगंतुकों को इसमें लाभान्वित करना है। क्योंकि उत्तराखंड जो है ना, ये टूरिज्म स्टेट भी आप इसे कह सकते हैं। पहाड़ी इलाका है, काफी सारे यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग विजिट करने के लिए जाते हैं और इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है उत्तराखंड गवर्नमेंट को। यहां से यदि बात करें एडीबी की, एशियाई विकास बैंक की 1966 फॉर्मेशन ईयर, मनीला में हेडक्वार्टर, मात्सुगो स्कावा अध्यक्ष है। इसके सदस्य 69 है और 69 नंबर का मेंबर कंट्री इजराइल है। यहां से यदि मैं बात करूं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और वर्ल्ड बैंक की, दोनों का फॉर्मेशन ईयर सेम है, हेडक्वार्टर सेम है। 1944 फॉर्मेशन ईयर है, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा है। डिप्टी एमडी आईएमएफ की जो थी गीता गोपीनाथ, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। यहां से यदि मैं बात करूं एआईआईबी की, एआईआईबी इसकी फुल फॉर्म बनती है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी रिसेंट के एग्जाम में एआईआईबी से एक सवाल पूछा गया था कि एआईआईबी के वर्तमान समय में जो हेड है ये कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा जिन लिक्विन, और इसका हेडक्वार्टर आप कहां पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं बीजिंग, चाइना में। आगे चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को रवाना किया है? तो यह भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया। ये दुनिया की पहली ऐसी नौकायन परिक्रमा है जिसमें कि जल थल वायु सेना की केवल महिलाएं अधिकारी शामिल हैं। यह अभियान 9 महीने का होगा। इसमें 10 महिला अधिकारी भारतीय सेना द्वारा निर्मित 50 फीट लंबे इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, जिसका नाम है त्रिवेणी, इस पर लगभग 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करने जा रहे हैं। इसमें कोई भी पुरुष शामिल नहीं है, ये महिलाओं का टूर है। यदि बात करूं यहाँ पर मुंबई की, मुंबई के फैक्ट हम देख चुके हैं। देखिए, अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। एप्पल ने भारत में पहला स्टोर यहाँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में ओपन किया था। फिर इसके अलावा रिलेट करेंगे तो कुछ प्रमुख हेडक्वार्टर है बैंकों के, आरबीआई के, आईसीआईसीआई बैंक के, एचडीएफसी बैंक के, एसबीआई के। गेटवे ऑफ इंडिया यदि पूछा जाए तो मुंबई में है। इंडिया गेट यदि पूछा जाए तो दिल्ली में है। 13वां सवाल है, नेपाल के इतिहास की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? नेपाल के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री ये बन चुकी हैं सुशीला कार्की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनका कनेक्शन भारत से भी है क्योंकि इन्होंने वाराणसी में जो बीएचयू है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ से पढ़ाई करी है और नेपाल की पहली और एकमात्र महिला सीजीआई मुख्य न्यायाधीश रही। हरणी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री है। नंदी नदैतवा ये अफ्रीकी कंट्री नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, जबकि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम है। नेपाल के फैक्ट यदि हम देखें, राजधानी काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपया, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। डब्ल्यूएचओ ने इसे रुबेला मुक्त घोषित किया। याला ग्लेशियर आप यहीं से रिलेट करेंगे। नेपाल ने चाइना के बीआरआई फ्रेमवर्क पर समझौता किया। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया। तमुल ओसार फेस्टिवल मनाया गया। 18वां हाथी पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कैंपेन चलाया है। पश्मीना महोत्सव 3 दिन का जो था यहीं पर आयोजित किया गया। मैंने कल आपसे पूछा था 2025 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला का नया प्रकोप देखा गया, तो ये है क्या? एक तरह का वायरस है। आज का सवाल है, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सितंबर 2025 में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।